हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय सेल्फ नीतू। आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट, ठीक है। वो है हमारा नेशनल पावर, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय शक्ति कहते हैं। अगर आप बीए कर रहे हो तो बीए के 6 सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसमें ये चैप्टर आया है, ठीक है। इसका नाम है हमारा नेशनल पावर यानी कि राष्ट्रीय शक्ति, ठीक है। इस जो वीडियो है इसमें मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपको इसका मीनिंग क्या होता है और दूसरी बात करेंगे हम इसके तत्व के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में। इसके कंपोनेंट्स जो है बहुत ज्यादा है, तो इस वीडियो में आधे कंपोनेंट्स को ही मैं कवर करवाऊंगी। इसके जो आधे कंपोनेंट्स हैं, जो तत्व हैं, उनको मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट बना दूंगी, जिसमें मैं सारा टॉपिक जो है फिर कवर करवा दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं हाफ ऑफ करके जो है इसको वीडियो को बांट दूंगी, ठीक है। तो चलिए सीधा टॉपिक की बात करते हैं। आज हम, जैसे कि आप देख सकते हो, आज हम करने वाले हैं नेशनल पावर यानी कि जो राष्ट्रीय शक्ति होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी नेशनल पावर क्या होती है। आप इसके बारे में कंपोनेंट्स पढ़ोगे, लेकिन उससे पहले हमारे लिए पढ़ना जरूरी है कि नेशनल पावर होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके मीनिंग के बारे में बात, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो नेशनल पावर होती है यानी कि जो राष्ट्रीय शक्ति होती है, उसको समझने से पहले हमें सिर्फ पावर को समझना जरूरी है। तो पावर क्या होती है? शक्ति एक ऐसी योग्यता होती है जिसके द्वारा हम अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति से मनवा सकते हैं। अगर वो हमारी बात को मानने से इनकार कर देता है तो हम उसको दंडित भी कर सकते हैं, पनिशमेंट भी उसको जो है वो दे सकते हैं, ठीक है, पनिश भी कर सकते हैं। और नेशनल पावर क्या होती है? देखिए, जो हमारी पावर की बात करते हैं वो तो हमारे छोटे लेवल पर होती है, वो कोई भी यूज करता है, कोई राजनेता, कोई बच्चा, कोई पापा अपने घर में यूज करता है पावर का, हो ये तो ठीक है। लेकिन नेशनल पावर क्या होती है? नेशनल पावर होती है जो दो देशों के बीच में हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शक्ति होती है उसको हम जो है वो नेशनल पावर जो है उसको कहते हैं। यानी दो देशों के बीच हम पावर को लेकर जो है ये चीज जो आ जाती है, जब दो देश आ जाते हैं पावर को लेकर, तो वो हम उसको जो है वो नेशनल पावर, इनके राष्ट्रीय शक्ति का जो नाम देते हैं। तो राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है? राष्ट्रीय शक्ति एक ऐसी योग्यता होती है जिसके द्वारा कोई देश अपनी बात को किसी दूसरे देश से मनवा सकता है, अपने सभी उद्देश्यों को, अपने सारे राष्ट्रीय हितों को पूरा वो करवा सकता है। तो ये एक हमारी नेशनल पावर होती है, यानी कि एक देश दूसरे देश से अपनी बात को मनवा सकता है। और ये जो बात मनवाने का जो तरीका है वो अलग अलग भी हो सकते हैं। देखिए, क्या हो सकता है, एक अमीर देश है, एक गरीब देश है, ठीक है। तो अमीर देश ने क्या किया है, गरीब देश को जो है पैसे देकर हेल्प कर दी, ठीक है, या फिर हथियार देकर हेल्प कर दी। अब क्या कर लिया उसने, अपने अधीन कर लिया कि अब मैंने तेरी हेल्प करी है, वैसे वो छोटा है, कमजोर है, उसको कुछ नहीं आता, मतलब जो देश है बहुत ही कमजोर है, तो उसने शक्तिशाली देश से जो है उसने तकनीक ले ली है, बहुत सारी चीजें ले ली है, तो अब क्या है, वो उसके अधीन हो चुका है। अब जो अमीर देश है उसको कहने को बोलेगा, उसे करना ही पड़ेगा, नहीं तो बोल देगा मेरा सामान वापस कर दो, वो तो कभी भी कर देगा, कभी भी सामान वापस ले लेगा, कोई बोलेगा चलो ठीक है मुझे सामान वापस कर दो। तो क्या है, इस तरह से जो छोटा देश है, जो कमजोर देश है, उसको उसकी बात को मानना ही पड़ेगा। हर बार हम अपनी जो हमारी जो शक्ति होती है, हमारी जो इच्छा होती है, दूसरे देशों से जब हमें मनमानी होती है तो हमेशा मार पीट के नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ और तरीके से भी हम उसको अपनी बात को मनवा लेते हैं। जैसे कि आपने, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, फिल्मों में भी देखा होगा, हीरो से बात जब विलेन मनवाता है तो हीरो को मारता पीटता नहीं है ज्यादातर, वो क्या करता है, उसकी फैमिली को किडनैप कर लेता है। उसको पता है इसकी फैमिली को किडनैप किया तो खुद ही बोल देगा सब कुछ। तो वैसे ही अमीर देश क्या करते हैं, पहले हेल्प करते हैं, बाद में फिर उनसे अपनी बात को मनवाते हैं। तो ये हमारी नेशनल पावर होती है। आई होप कि अब तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि नेशनल पावर हमारी होती क्या है, ठीक है। ये मीनिंग हमारा पूरी तरह से कवर हो चुका है। जितना आप अपनी जिंदगी से संबंधित एग्जाम्पल्स को जोड़कर उनको समझकर याद करोगे, समझोगे, तो कोई भी टॉपिक आपको मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। अब हम दूसरी जो टॉपिक की बात करते हैं वो है हमारा एलिमेंट्स की बात करते हैं, तत्व की हम लोग जो है बात करते हैं, ठीक है। ओके, फैक्टर कह लो या फिर कुछ भी कह सकते हो। तो दूसरी चीज हम इसके तत्व के बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है, कि जो हमारी नेशनल पावर होती है उसको बढ़ाने में या उसका अनुमान लगाने में, दिखाने में, दूसरों को फील करवाने में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि हमारा जो है वो हेल्प करती हैं। तो दूसरी चीज हम जो करने वाले हैं वो है हमारे तत्व, ठीक है। पहली जो चीज हमारे इसमें आ जाती है, ठीक है, वो हमारी आती है ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी होती है हमारी, जिसको हम भूगोल कहते हैं,
ठीक है। जो हमारी भौगोलिक तत्व होता है ना, वो भी हमारी नेशनल पावर को दिखाने में, बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जो भूगोल होता है उसके अंदर 3-4 चीजें आती हैं, ठीक है, जिसके तहत हम बातों को समझा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ज्योग्राफी में आपको पता है बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। जैसे मैं बात करूं तो पहला इसमें आकार की बात कर लेते हैं, साइज की बात कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। दूसरी जो हम चीज इसमें बात कर सकते हैं वो है हमारी भू आकृति के बारे में, ठीक है, याद रखिएगा भू आकृति के बारे में मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी धीरे धीरे करके। और तीसरी चीज जो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है, वो ठीक है, ये हमारी आती है आकार के बारे में, ठीक है, आ जाती है हमारी भू आकृति जो हमारी होती है, ठीक है। और तीसरी चीज जो हम इसमें कर सकते हैं, इसमें हम प्राकृतिक संसाधनों को भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जलवायु के बारे में बात करेंगे कि जलवायु भी हमारी जो है वो नेशनल पावर को बढ़ाने में, दिखाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको आकार के बारे में बात करती हूँ, साइज के बारे में बात करती हूँ, ठीक है। देखिए, जो राष्ट्रीय शक्ति होती है उसमें अगर मैं आकार की बात करूं तो कह सकते हैं कि जिस भी देश का आकार बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भी बहुत होंगे, वहाँ पर रहने वाले लोग भी बहुत होंगे। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी हमारे पास पावर भी होगी। ये बात अलग है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे खाने वाले लोगों की संख्या भी बहुत होगी, लेकिन कमाने वाले लोग भी तो होंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस भी देश के जो क्षेत्र है, आकार है बहुत बड़ा होगा, वहाँ पर प्राकृतिक संसाधन भी होंगे, लोग भी होंगे। जितने लोग होंगे उतनी प्रोग्रेस भी करेंगे, उतना ही नई नई चीज़ों को बनाएंगे भी। तो ज्योग्राफी में हम आकार की बात करते हैं तो ये भी हमारी जो राष्ट्रीय शक्ति होती है उसको बढ़ाने में, दिखाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दूसरी हम भू आकृति की बात करते हैं। भू आकृति का मतलब है भूमि का आकार किस तरह का है। देखिए, जिस भी देश का जो आकार है, अगर वैसे कह सकते हैं कि जिस भी देश में जो भूमि है वो सीधी सपाट है, सीधे समतल है, कोई ऊंचा नीचा पहाड़ वगैरह की बात करें कुछ भी नहीं है, ऐसा मान ले तो क्या होगा उसमें। ऐसे में क्या होता है कि जो भी ऐसे जिस भी देश में जो है समतल सब कुछ चीजें होती हैं, वहां पर दुश्मन जो होते हैं वो आराम से आकर आप पर आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन जिस भी देश में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, नदियों का पूरा जाल हो, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जहां से जो दुश्मन है उनको आने में प्रॉब्लम होती थी। जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि जो राजा थे वो हमेशा ऊंची चोटी वाले जो किले होते थे वहां पर अपना घर बनाया करते थे, क्योंकि उनको पता था कि वहां पर दुश्मनों का पहुंचना आसानी से इतना ज्यादा इजी उनके लिए नहीं होगा। तो उसी प्रकार से जिस भी देश की जो भूमि का आकार है वो समतल है तो वहां पर प्रॉब्लम को क्रिएट हो सकती है, लेकिन जहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जहां पर चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल है, तो वहां पर हमले की जो संभावना होती है बहुत ही कम हो जाती है। जलवायु की मैं बात करती हूँ। जलवायु में आप दो चीजों को ले सकते हो, एक हमारी गर्म जलवायु होती है, एक हमारी ठंडी जलवायु होती है। जो लोग ठंडी जलवायु में रहते हैं वो स्वभाव से, बिहेव से बहुत ही शांत होते हैं और संतुष्ट होते हैं, लेकिन जो लोग गर्म जलवायु में रहते हैं बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, झगड़ालू होते हैं, सुस्त होते हैं और आलसी भी हमें वहां पर देखने को मिलता है। आपने एक बात नोटिस की होगी, किसी देश को छोड़ दो, अपने आप जहां रह रहे हो वहां देखो, आप जब गर्मियों का माहौल होता है तो आपको खुद महसूस नहीं होता कि आप थोड़े से ढीले ढाले पड़ गए हो, काम करने का दिल नहीं कर रहा, खाना खाने तक का भी दिल नहीं करता, रोटी स्पेशली खाने का दिल नहीं करता, चावल ही चावल आप खाते हो। तो ये क्या है, ये गर्मी का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। अब गर्मी में खुद चिड़चिड़ हो जाते, मच्छर काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सर्दी के माहौल में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए, तो जलवायु भी हमारा इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है आराम से करती है। तो भूगोल में आप 3 चीजों को आराम से ले सकते हो। अब हम नेक्स्ट चीज की बात करते हैं, ठीक है, वो है हमारे प्राकृतिक संसाधन। ये तो वैसे सबसे बड़ा टॉपिक है। प्राकृतिक संसाधन तो हमारे पास होने ही चाहिए। अगर हमारे पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो हम पूरी तरह से लुट जाएंगे। इसकी वजह बताती हूँ आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है प्राकृतिक संसाधन। देखिए, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, वो भी हमारी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में बहुत बड़ा अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों प्ले करते हैं? हमारे पास अगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दूसरे देशों से वो चीज मंगानी पड़ेगी, और इसके लिए क्या होगा? हमारे पैसे खर्च ही होते चले जाएंगे। हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हम दूसरे देशों से मंगाएंगे। जितना हम बाहर से सामान मंगाएंगे हमारे पैसे उतने ही कम होते जाएंगे। इसलिए जिस भी देश के पास में खुद से ही प्राकृतिक संसाधनों की संख्या बहुत ज्यादा है तो वो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो जैसे हमारी उपजाऊ मिट्टी,
ठीक है। हमारे जैसे भारत की बात करें तो हमारे पास बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, तो क्या होगा, कृषि बहुत अच्छी होगी, जितना अनाज बनेगा उतना हम, हमारे देश के जो लोग हैं, भुखमरी खत्म हो जाएगी, हम दूसरों को बेचने के लिए भी कर देंगे, तो हमारे पास दूसरों का सामान बेचेंगे तो हमारे पास पैसे भी आएंगे, मुद्रा भी आएगी, हमारे पास जितने ज्यादा पेट्रोल जैसे जो हमारे पदार्थ होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं वो होंगे, तो हमें दूसरे देशों से मंगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमारा सोना है, चांदी है, तांबा है, उसकी खनिज की खदानें हैं हमारे पास, तो भी हमें किसी दूसरे देश से कुछ भी मंगाने की जरूरत नहीं है। तो जो भी चीजें हमारे पास ऑलरेडी है तो हमें दूसरे से मंगानी नहीं पड़ेगी और हमारे पास पैसे भी नहीं खर्च होंगे। अगर हमारे पास ज्यादा भी है तो हम दूसरों को बेच देंगे और पैसे भी आ जाएंगे। तो क्या है, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो हमें बहुत, नेशनल पावर को, हमारी राष्ट्रीय शक्ति में दबदबा बनाने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तीसरी पॉइंट की बात करूं तो वो है हमारा पॉपुलेशन, जनसंख्या की बात करती हूँ। जनसंख्या को आप जो है इसमें तीन चीजें लोगे, जो जनसंख्या है उसको तीन तरह से देखोगे। देखिए, पहला पक्ष दिखाती हूँ। जिस भी देश की जनसंख्या, देखो जो ज्यादा जनसंख्या होती है ना वो दो तरह से हमारे को, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह से हमको जो है वो प्रभावित करती है। जिस भी, देखो ज्यादा की बात करूं, जिस भी देश की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां पर क्या होता है, नेगेटिव प्रभाव हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जिस भी देश की जनसंख्या ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा खाने की खपत होगी। ठीक है, उसमें क्या होता है, भुखमरी का सामना हमें करना पड़ सकता है, क्योंकि खाने वाले बहुत होंगे, उत्पादन बहुत ही कम होगा। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। जिस भी देश की जनसंख्या कम होगी तो वहाँ का, इसकी प्रॉब्लम क्या होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जिस भी देश की जनसंख्या कम होगी वहाँ सब कुछ सही रहेगा, खाने पीने, नहीं, वहाँ पे दिक्कत ये आएगी कि जहाँ पर लोगों की संख्या कम है वहाँ पर पावर भी तो कम हो जाएगी। ठीक है, पावर भी तो कम हो जाएगी, कोई भी हम पे आकर हमला कर सकता है। इनके पास कितने लोग, कुछ ही लोग हैं, हम तो उनको आराम से पछाड़ सकते हैं। तो कोई भी तुम पर आक्रमण करने के बारे में सोच सकता है। लेकिन जिस भी देश के पास जो है जो जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी, एक तो नेगेटिव पॉइंट ये हो जाएगा, खाने पीने की दिक्कत तो होगी, लेकिन ज्यादा लोग होंगे तो कोई भी हम पर हमला करने के बारे में नहीं सोचेगा, उनको पता है कितने सारे लोग हैं, कितने को मारेंगे। ठीक है, तो ये चीज कर सकते हैं। और तीसरी चीज क्या होती है, सिर्फ ज्यादा जनसंख्या का होना ही हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। जनसंख्या कैसी है वो फायदेमंद है। अगर हमारे पास ज्यादा लोग हैं लेकिन क्या है, बेईमान है, सुस्त है, आलसी है, कुछ नहीं करते हैं, तो क्या हम उस जनसंख्या को फायदा उठा पाएंगे, नहीं ले सकते हैं। लेकिन जहां जनसंख्या ज्यादा भी है और मर मिटने के लिए भी तैयार है, पूरे फुर्तीले हैं, सुस्त है नहीं है, आराम से, आलसी नहीं है, कुछ भी करने को तैयार है, तो वो जनसंख्या हमारे काम आएगी। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की मैं इसमें बात करूं तो वो हमारी आ जाती है, आई होप ये दिख रहा हो वीडियो में। ठीक है, वो है हमारी टेक्निक की बात करें। तकनीक में भी, यानी कि तकनीक बोलते हैं, देखिए तकनीक में भी हम दो चीजों को देखें तो ही बेहतर रहेगा। सिर्फ हमारे पास तकनीक का होना ही जरूरी नहीं है, हमारे पास आधुनिक यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले हथियार, मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले जो हथियार हैं वो होने जरूरी हैं। पुराने देश की बात करूं, पिछले समय की बात करूं, किसी भी देश की बात कर लूं तो वहां पे क्या है, बहुत सारे हथियार हैं, तीर कमान है, तलवार है, बहुत सारे हैं। आज के टाइम पे वो काम आएंगे हमारे, किसी काम के नहीं आएंगे वो, क्योंकि आज जो लोग हैं उनके पास क्या है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, परमाणु बम है, बंदूकें हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें आ चुकी है जो 2 मिनट में आपको खत्म कर सकती हैं। तलवार में क्या से चलाते फिरोगे, राजा महाराजों का टाइम था वो, जहाँ पर उनकी बहुत अहमियत थी, लेकिन आज के टाइम पे इनकी कोई वैल्यू नहीं है। आज के टाइम पे ऐसे हथियार आ चुके हैं जो तुमको 2 मिनट में खत्म करके चले जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज है हमारी, ये जो टेक्निक है उसका होना ही काफी नहीं है, हमारे पास मॉडर्न टेक्निक का होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे पास सही और ज्यादा और मॉडर्न टेक्निक नहीं होगी तब तक हमारी नेशनल पावर जो है हम नहीं कर पाएंगे। तो राष्ट्रीय जो हमारी टेक्निक होती है उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो वो है हमारा 5वां पॉइंट, वो है सैनिक तैयारी। देखिए सैनिक तैयारी में हम काफी सारी चीजों को इसमें ले सकते हैं। ठीक है, 5वां पॉइंट है हमारा सैनिक तैयारी। ठीक है, सैनिक तैयारी में क्या होता है, सैनिक तैयारी में आप कुछ चीजें ले सकते हो। पहली चीज आप ये लोगे कि हमारे पास सैनिक तैयारी में युद्ध करने की तकनीक होनी चाहिए। कैसे युद्ध करना है, कैसे तुम पूरा एक फार्मूला बनाओगे कि हाँ तुम लोग यहाँ से आक्रमण करोगे, तुम लोग यहाँ से आक्रमण करोगे। पहले राजा महाराजा भी युद्ध करने से पहले पूरी ट्रेजेडी बनाते थे कि हमें पहले करना कैसे, पूरा प्लान बना के रखते थे, पूरा मैप बना के रखते थे। यहाँ से एक टुकड़ी जाएगी, वहां से टुकड़ी जाएगी, यहाँ से आक्रमण करेंगे, हम यहाँ से घेराबंदी करेंगे। तो मतलब यही है कि हमारे पास सैनिक तैयारी तो करनी है,
लेकिन हमें टेक्निक पता होनी चाहिए कि युद्ध कैसे करना है। हमको सिर्फ अपनी ताकत का ही नहीं करना, दिमाग का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी हमारी सैनिक तैयारी में ही आता है। दूसरी बात जो आप इसमें लोगे वो है हमारे सैनिकों की संख्या का ज्यादा होना। जितनी ज्यादा हमारे पास सैनिक संख्या होगी उतना ही हमारे लिए फायदेमंद होगा। और तीसरी ये है कि सिर्फ सैनिक संख्या का ज्यादा होना ही हमारे लिए जरूरी नहीं है, उस सेना में कितना दम है, कितना साहस है, कैसे वो दुश्मनों का सामना करेंगे, कैसे हमें जो है जीत दिलवाएंगे, ये भी देखना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सैनिक तैयारी में हमको बहुत सारी चीजें हैं जो हमको देखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो वो है हमारा राष्ट्रीय चरित्र। ठीक है, राष्ट्रीय चरित्र की बात करें यानी कि जो नेशनल एक कैरेक्टर होता है, ठीक है, राष्ट्रीय चरित्र को इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल कैरेक्टर, यानी कि किसी भी देश का जो राष्ट्रीय चरित्र होता है वो भी हमारी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। देखिए, मैं भारत का ही एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहती हूँ। आज भारत का जो एक नेशनल कैरेक्टर है दुनिया के सामने क्या है? भारत का जो एक नेशनल कैरेक्टर है दुनिया के सामने वो है लोकतंत्र देश है, जहाँ पे हर किसी को स्वतंत्रता दी गई है, कोई भी अपने अच्छी तरह से जिंदगी को गुजार सकता है। हमने दूसरे देशों को दिखाया है कि हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम बातचीत से मामले को सुलझाना चाहते हैं, और दूसरे देश भी यही कहते हैं कि भारत कभी भी युद्ध की पहल नहीं करता है। भारत हमेशा ही हमें ये चीज सामने रखता है कि बातचीत कर लो, उससे मामला सुलझा लेते हैं, युद्ध करने की जरूरत नहीं है। तो क्या है, पहले से ही हमारे लाल बहादुर शास्त्री हैं, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, अटल बिहारी थे, बहुत सारे ऐसे राजनेता थे जो पहले से ही ये चीज करते आए हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ बातचीत से ही मामले को सुलझाएंगे। तो वो उनका एक नेशनल कैरेक्टर है जो दूसरे देशों के सामने हमने रखा है कि हाँ देखो भारत इस सोच का है, भारत इस प्रकार से काम करता है, कुछ और वो युद्ध वगैरह नहीं चाहता है। तो ये क्या है, ये हमारा एक नेशनल कैरेक्टर जो हमारे इसमें आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की मैं यहाँ पर ही, ठीक है चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट वो है हमारा लीडर की बात करते हैं। ठीक है, लीडर यानी कि जो नेतृत्व होता है, किसी भी देश की जो राष्ट्रीय शक्ति होती है वो वहाँ के नेता पर भी डिपेंड करती है कि देश को चला कौन रहा है। हम कोई भी ऐसा देश कह लो जहां पर एक ऐसा राजनेता बैठा हुआ है जिसको कुछ नहीं आता, पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसको कैसे देश को संभालना है यही सब चीजें नहीं पता है, तो वो देश को डुबाएगा ही डुबाएगा। जिस भी देश में अच्छे राजनेता हैं, पूरी राजनीति की सूझबूझ रखते हैं, किसके लिए काम करना है, कैसे काम करना है, वो सब उनको पता है, तो ही हमारा देश जो है प्रोग्रेस कर सकता है। एग्जाम्पल मैं अमेरिका की बात करूं तो बराक ओबामा थे जो कि बहुत ही अच्छे लीडर माने जाते हैं। लोग आज भी चाहते हैं कि वो आए, चुनाव में खड़े तो हों ताकि हम उन्हें चुन लें, लेकिन वो अपनी मर्जी से इस बार नहीं आए थे। वो मुझे नहीं पता क्यों नहीं आए थे। भारत में हमारे जवाहरलाल नेहरू के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, लाल बहादुर शास्त्री के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। आज के टाइम पे मोदी जी भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन एक ताकतवर लीडर के सामने है। सब लोग सोचते हैं कि मोदी है तो सब मुमकिन है, ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया है। मैं पूरी उनकी तारीफ नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहाँ पर उन्होंने काम किया है। सबसे उनकी जो अच्छी बात है वो ये है कि वो दूसरे देशों से जाकर मिलते हैं ताकि हमारे देखो हमारे पास कई बार क्या होता है कि हमारे पास पावर नहीं होती है। जितना हम दूसरे देशों से अच्छे संबंध बना के रखेंगे तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो वो हम पर आक्रमण नहीं करेगा, दूसरा जब तीसरा कोई हम पर आक्रमण करेगा तो हम उससे मदद भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक लीडर की बात कर रही हूँ मैं, स्पेशली मोदी जी की बात नहीं कर रही हूँ, एक लीडर की बात कर रही हूँ कि एक लीडर होना चाहिए एक ऐसा जिसपे लोगों को भरोसा हो, वही देश को अच्छे से चला सकता है। ठीक है, तो हमारे ये 7 पॉइंट यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो हम ले सकते हैं एजुकेशन को, हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, शिक्षा को भी तो ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, शिक्षा भी हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो लोग शिक्षित होते हैं उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता होता है, अपने कर्तव्य के बारे में पता होता है। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो नई नई चीजों का आविष्कार करते हैं, नई चीजों की खोज करते हैं। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो दूसरे देशों में जाते हैं, वहां से पैसे कमा के भारत में मुद्रा को निवेश करते हैं। तो
पढ़ने लिखने का कितना ज़्यादा फायदा है। जहाँ लोग शिक्षित होंगे उतने प्रोग्रेस करेंगे। जो देश अनडेवलप्ड है वो डेवलप्ड हो जाएगा, ठीक है, विकसित देश जो है उसमें शामिल हो जाएगा। जिस देश के लोग अनपढ़ हैं, गंवार हैं, अंधविश्वास में घुसे पड़े हैं, वो लोग कभी देश का प्रोग्रेस ना तो खुद करेंगे और न ही दूसरों को करने देंगे। तो क्या है, एजुकेशन ही हमको एक समाज में जीने लायक बनाती है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अच्छा बुरा सब कुछ हमें एजुकेशन ही बताती है। तो ये पूरे 8 पॉइंट के जो पॉइंट हमारे हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो है पॉइंट की बात करते हैं। गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने का जाल। देखिए, जो गुप्त सूचनाएं होती हैं, जिस भी देश के पास में गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने का जाल जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही उसके लिए अच्छा ही होगा। क्योंकि देखिए, कई बार क्या होते हैं, देश हमें ये नहीं बताते हैं कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, कौन सा हथियार बना रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, क्या करने वाले हैं। कोई देश हमें क्यों बताएगा? हमारे देश की भी सैनिक तकनीक क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम मीडिया को नहीं बताते हैं। हम मीडिया पे नहीं बताते, हम गुप्त जो है वो आराम से जो है उस चीज़ को बनाते रहते हैं और बाद में फिर इसका उपयोग करते हैं। तो देखिए, गुप्त जो सूचनाएं होती है इसमें क्या होता है कि अपने जो भी लोग होते हैं उनको दूसरे देशों में वो जाते हैं, भेजते हैं, ताकि वो वहाँ की जो सीक्रेट बातें हैं उनको हमको बताएं कि उनका प्लान क्या चल रहा है। जो भी देश ये करता है तो फायदेमंद ही होता है, क्योंकि हमें क्या होता है कि हर चीज़ की जानकारी का होना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम अनजान बैठे रहें कि ठीक है जो चला ठीक है, कोई भी हम पर आक्रमण करके चला जाएगा, हमको पता नहीं चलेगा कब हुआ, ये क्या कर रहे थे वो लोग। तो हमारे किससे अच्छे रिलेशन है, हमारा दुश्मन कौन है, वो क्या प्लान कर रहा है, उसके बारे में हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद हम 10th पॉइंट की बात करते हैं, वो है हमारी विदेशी सहायता। विदेशी सहायता और निर्भरता की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, डिपेंडेंसी की बात करते हैं। देखिए, जो भी देश विदेशी सहायता लेता है तो वो क्या होता है, वो एक दूसरे पर डिपेंड हो जाता है। क्योंकि जो भी देश जिस भी गरीब देश को मदद करता है वो उसको अपने अंडर कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है और उससे फिर अपनी मनमानी की जो अपनी इच्छाएं होती हैं मनवाने की पूरी तरह से कोशिश करता है या मनवाता भी है। तो इसलिए हर देश के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी जितनी भी चीज़ें कमा रहा है, बना रहा है, वो अपने आप ही बनाए, ना ही तो अपना सामान। देखो, 2 चीज़ कर सकता है वो, ठीक है, क्या कर सकता है, अपने आप ही अपने सामान को बनाए और बाहर जो है बेचें, लेकिन बाहर का सामान ना खरीदें। क्योंकि जब भी हम बाहर का कोई सामान खरीदेंगे तो हमारे पैसे जाएंगे, लेकिन अब हम अपने सामान को बाहर बेचेंगे तो पैसे आएंगे। तो सबसे मोदी जी ने भी यही स्टार्ट किया है कि अपना स्वदेशी चीज़ों को अपने आप ही बनाओ, हमें बाहर देश पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जिस किसी भी एहसान ले लेते हैं तो फिर उसके एहसान तले दब जाते हैं। इसीलिए ट्रेजेडी ऐसी होनी चाहिए कि हमें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े, वरना हम डिपेंड हो जाएंगे। जितना दूसरे देशों पर निर्भर होते जाएंगे उतने हमारे लिए नुकसानदायक होगा। हमें तो लगेगा कि हाँ ये है हमारे साथ, ये हमारी हेल्प कर देगा अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ी। हमको ऐसा लगता है कि अब तो मना कर दे, तो सेल्फ डिपेंड होना भी तो ज़रूरी है ना। तो ये पॉइंट भी हमारे इसमें आ जाते हैं। तो इस वीडियो में जस्ट मैं पूरे जो 10 पॉइंट्स हैं वो नेशनल पावर के मैंने इसके एलिमेंट्स, इनके जो कंपोनेंट्स हैं तत्व, उनके बारे में कंप्लीट करा दी है। बाकी इसके बहुत सारे पॉइंट हैं जिसको जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो को उसमें मैं कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, एंड तक मेरे साथ बने हुए हैं, तो उसका मतलब पूरा ही है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, तभी आप सुन रहे हो मुझे, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाइएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसे अच्छा लगा, ठीक है। कैसा लगा कैसा नहीं लगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं जो सोशियोलॉजी के जितने भी हमारे टॉपिक हैं, ठीक है, बना के अपलोड करती रहती हूँ। और हिंदी के ग्रामर है उसकी भी वीडियो बना के मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अब मेरे प्लेलिस्ट को ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा। और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जनरल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, टीचिंग एप्टीट्यूड, हर टाइप के क्वेश्चन जो है, जो MCQ क्वेश्चन है, बनाकर मैं अपलोड कर चुकी हूँ। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।